प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। अपन बात करते हैं रीट भर्ती लेवल सेकंड एसएसटी विषय के संदर्भ में। टॉपिक आपका भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। इसमें देखेंगे अपन उपस्थानिक प्रश्न है वो है आपके, और पहला जो प्रश्न है वो है इंग्लिश ईस्ट कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से भी पुकारा जाता था? तो किस नाम से पुकारा जाता था? जॉन कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता था। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब ने किस गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी? तो 3 नंबर का प्रश्न है सूरत। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, इंटरलोपर कौन थे? तो इंटरलोपर है ये थे अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। 5 नंबर का प्रश्न है 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी प्रथम किलेबंद फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी साहब? डिंडीगुल के अंदर हुई थी। अब देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी साहब? उड़ीसा के अंदर स्थापित की थी। अब देखिए पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम किला कहाँ निर्मित किया था? तो कहाँ पर निर्मित किया था? कोचीन के अंदर निर्मित किया था। देखिए 9 नंबर का प्रश्न, भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध मिलन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है मिलन स्थल? सूरत। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा शुल्क के रूप में डचों द्वारा केवल 500 पेगड़ा प्रति वर्ष अदा कर मुक्त रूप से व्यापार करने के लिए उन्हें स्वर्णिम फरमान प्रदान किया गया? तो ये है गोलकुंडा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत में यूरोप के साथ किए जाने वाले व्यापार में कपड़ा व्यापारियों को यूरोपीय व्यापार की भुजा इस कारण कहा जाता है? तो देखेंगे किस कारण भुजा कहा जाता है। यूरोप और अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के भारतीय वस्त्रों की भयंकर मांग थी। अब देखिए 12 नंबर में, यूरोपियों के आगमन एवं ब्रिटिश शासन की स्थापना से भारतीय किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ? तो किस स्थापत्य शैली का? कॉलोनियल शैली का क्या हुआ? विकास हुआ। अब देखिए भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करी गई थी। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर पर ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन आरोपों से बरी कर दिए जाने पर उसने आत्महत्या कर ली थी? तो आत्महत्या कर ली थी, लॉर्ड क्लाइव ने कर ली थी आत्महत्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें देखेंगे आपका माझा प्रवास पुस्तक केवल 1 और 2 इसके अंदर सही है। तो देखेंगे 15 नंबर में 1 और 2 इसमें सही दे रखा है। हाँ सॉरी, केवल 3 इसके अंदर सही है, 3 इसके अंदर सही है। तो ये देखिए माझा प्रवास पुस्तक के लेखक नारगेट हैं। ऑप्शन 3 सही नहीं है, तो सही इसके अंदर नहीं है। माझा प्रवास के पुस्तक लेखक नॉरगेट हैं। आगे देखिए, आगे है अवध और अंग्रेजों का संबंध। अवध और अंग्रेजों का संबंध है ये देखेंगे आप, निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो कौन सा राज्य था? अवध। नेक्स्ट है 2 नंबर पे देखेंगे आप, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। तो किसने की थी? 1772 में की थी। 3 नंबर का प्रश्न है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बारे में हेस्टिंग्स के मध्य बनारस की संधि हुई थी। तो 3 नंबर में है 2 का ऑप्शन 1773। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अवध के नवाब आसफ उद्दौला व अंग्रेज कंपनी के मध्य फैजाबाद की संधि हुई थी। तो कब हुई थी? 1775 में हुई थी। अब देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, अवध की बेगमों से जबरन धन वसूली करने के लिए कौन सा गवर्नर जनरल कुख्यात हुआ? तो कौन सा गवर्नर जनरल कुख्यात हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए, अवध के किस नवाब ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ 1801 में सहायक संधि की थी? तो साहब कौन सा नवाब था जिसने सहायक संधि की थी? तो सादत अली ने की थी। 7 नंबर का प्रश्न है, अवध के उस नवाब का नाम बताइए जो रंगीला शाह के रूप में विख्यात था। तो कौन था साहब? वाजिद अली शाह। अब देखिए, निम्न में से अवध ने किस नवाब को अख्तर पिया के रूप से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वाजिद अली शाह को जाना जाता है। वाजिद अली शाह को किस ब्रिटिश रेजिडेंट की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध में विलय कर लिया गया? तो अवध में विलय कर लिया गया था। यह है जेम्स आउटरम। नेक्स्ट है, अवध के विलय के पश्चात अवध का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो पहला चीफ कमिश्नर है ये जेम्स आउटरम को बनाया गया था। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ज्ञातव्य है कि अवध के विलय को इतिहासकारों ने तत्कालीन गवर्नर जनरल सबसे भयंकर भूल बताया। तो ये 11 नंबर का जो है ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए बंगाल और अंग्रेज जो है इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। बंगाल और अंग्रेज, बंगाल और अंग्रेजों का संबंध। दस्तक सबसे तात्पर्य है तो निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त व्यापार। 2 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के बारे में किसने कहा था? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो किसने कहा था? बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने कहा था। 3 नंबर का प्रश्न है, 1690 में कलकत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कलकत्ता की स्थापना का श्रेय जॉब चारनॉक को दिया जाता है। बंगाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बस्ती है, ये देखेंगे तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन है चंद्र नगर। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह के नाम से जानते थे? तो 5 नंबर का प्रश्न है जो उत्तर है चटगांव। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तथाकथित काल कोठरी की त्रासदी किसे कहा जाता है? काल कोठरी है इसकी त्रासदी है, ये किसे कहा जाता है? एक अंधेरे कमरे में 165 या 170 व्यक्तियों को कैद करने के कारण उनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई थी, इसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। 7 नंबर का प्रश्न, यह क्यों कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध थोड़े बहुत गोलाबारी से ही अधिक कुछ भी नहीं था? तो 7 नंबर में है ये षड्यंत्र में सहभागिता के कारण मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व वाली सेना जो नवाब की सेना का बड़ा भाग थी युद्ध में मूकदर्शी बनी रही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे कर्नल क्लाइव का शियार? तो मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का शियार या गुर्गा या गिदड़ कहा जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बड़ा दोष था उपयुक्त सभी, यानी सारों को एक बार पढ़ लेते हैं अपन। अंग्रेजों ने बिना किसी दायित्व के अधिकारों का उपभोग आरंभ कर दिया। 2 नंबर पे है, कानून और व्यापार बनाए रखने का किसी को
दायित्व नहीं था। बंगाल में गरीब किसान नीलामी में लगान वसूली का अधिकार लेने वाले ठेकेदारों के हाथों में नीलामी हो गई थी। यानी उपयुक्त सभी के ऑप्शन सही हैं। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, 1775 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल, फेटम या छाया पुरुष या घास फूस का आदमी कहा था? तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आगे देखिए 11 नंबर में बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रीति के लिए इतना अधिक प्रसिद्ध था कि लोग ये विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खा के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं? तो 11 नंबर में है सुजाउद्दीन। 12 नंबर का प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहाँ पर करी थी साहब? तो आपको सबको पता है कलकत्ता के अंदर करी थी। अब देखिए मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध के प्रमुख कारण हैं वो अपने को देखने हैं। तो युद्ध का प्रमुख कारण है राजस्व वसूली के विषय में उनका विवाद। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न, बक्सर के युद्ध का विजेता है ये कौन था? तो बक्सर के युद्ध का विजेता है हेक्टर मुनरो था। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग करना। 16 नंबर का प्रश्न, बक्सर के युद्ध में कौन कौन से मित्र थे? तो बक्सर के युद्ध के अंदर 2 नंबर का ऑप्शन सही है, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट। 17 नंबर का प्रश्न है, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण था? तो क्या कारण था? धार्मिक कारण था। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखिए प्लासी कहाँ पर है? तो प्लासी है ये साहब बंगाल के अंदर है। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न, बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे? तो बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में जो सम्मिलित थे वो आपका 19 नंबर का प्रश्न है मीर कासिम और सुजाउद्दौला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो किसने किया साहब? अलीवर्दी खान ने की है। अब है किस नंबर का प्रश्न, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश प्रतिफल है ये क्या था? कंपनी द्वारा 24 परगने का क्या कर लिया गया? अधिग्रहण कर लिया गया। 22 नंबर का प्रश्न, मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण था? तो क्या था? राजधानी का मुंगेर स्थानांतरित हो जाना। 23 का प्रश्न है, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ आया। तो 23 नंबर का जो प्रश्न है इसके अंदर क्या है? सैन्य से नवाब के अधिकारियों को समाप्त किया गया। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है ये करना है दुर्लभ जो था यह कौन था साहब? जगत सेठ कौन था? मोहम्मद रजा खान कौन था? राजा सिताब राय कौन था? तो जगत सेठ है ये तो बंगाल का कोषाध्यक्ष था और आपका दुर्लभ राय है ये बंगाल का नवाब था। सॉरी सिताब राय बंगाल का नवाब था। इसमें देख लेते हैं 24 के अंदर कौन सा है। और सुमेलित है ये कौन सा है? 3 और 4 है ये सुमेलित है। 3 और 4 देख लेते हैं। तो मोहम्मद रजा बंगाल का नवाब था और राजा सिताब राय बंगाल का दीवान था। ये क्या है? इसके अंदर सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। दुर्लभ राय ये कोषाध्यक्ष है, जगत सेठ है, ये मुर्शिदाबाद का सेठ है। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न, किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना होती है? तो साहब अलीवर्दी।
ब्लैक होल की घटना अली वर्दी खां के संदर्भ में नहीं होती है भी। ब्लैक होल की जो घटना है ये सिराजुद्दौला के समय होती है। किसके समय होती है? सिराजुद्दौला के समय। काल कोठरी की घटना है ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के समय होती है। राजबल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्न में से किसके प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला के प्रधान क्या थे साहब? शत्रु थे। 27 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही काल क्रम क्या है? तो बंगाल का जो सही कालक्रम है ये देखिए 27 में 2 नंबर का प्रश्न है, ये है सही कालक्रम है, ये अपन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए पहले आ जाएगा आपका मुर्शिद कुली खां, उसके बाद में सुजाउद्दीन, उसके बाद में सरफराज, उसके बाद में अली वर्दी खां। तो ये जो है देखिए पहले नंबर पे ये है आपका, 2 नंबर पे सुजाउद्दीन, 3 नंबर पे आपका सरफराज है, 4 नंबर पे अली वर्दी खां है। तो ये क्या हो जाएगा? इनका क्रम है ये हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? एक दक्षिण भारत का क्या था? ब्राह्मण था। फिर उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। अब देखिए अंग्रेज और पंजाब है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखेंगे आप, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? तो कौन सी है? जपजी साहब, ये कृति नहीं है। अब देखिए 2 नंबर में, 17वीं शताब्दी में सिखों ने धार्मिक भक्ति संप्रदाय के स्थान पर एक उग्र मुस्लिम विरोधी भारत संघ का रूप धारण कर लिया। उक्त परिवर्तन की प्रक्रिया का सूत्रपात किस सिख गुरु ने किया था? तो किसने किया था साहब? ये है गुरु हरगोविंद ने किया था। अब देखेंगे तो आपका है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख गुरुओं की परंपरा समाप्त होने के उपरांत सिख धर्म के आध्यात्मिक अधिकार किसे सौंपे गए थे? तो किसे सौंप दिए गए थे? ग्रंथ साहिब को सौंप दिए गए थे। 4 नंबर का प्रश्न है, गुरुमत सिख मिसलों का केंद्रीय संगठन था। यह गुरुमत सिख गुरुओं की आध्यात्मिक परामर्श थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुरुमत द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता था? तो देखेंगे 4 नंबर का है, ये है आर्थिक। 5 नंबर का प्रश्न है, रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई अमृतसर की संधि का वास्तविक महत्व है। तो देखेंगे कौन सा महत्व है, ये आप देखिए। इसके द्वारा रणजीत सिंह की साम्राज्यवादी नीति की राजनीतिक सीमा निर्धारित करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। अपने शासन के अंतिम चरण में रणजीत सिंह ने कौन सी भू राजस्व निर्धारण प्रणाली अपनाई थी? तो कौन सी अपनाई थी? कनकूट प्रणाली अपनाई थी। 7 नंबर का प्रश्न, रणजीत सिंह की न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह साधारण न्याय व्यवस्था थी जिसमें कानूनी पेचीदगियां और तकनीकी उलझने नहीं थी। तो इसमें देखें आप, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। सात नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न है, ये देखें आप, रणजीत सिंह की सेना का निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिख सेना का आदर्श या मॉडल ब्रिगेड थी वो? तो देखेंगे इसमें 2 नंबर है, फौज ए खास। 8 नंबर का प्रश्न है, तो ये देखें आप, 8 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 9 नंबर का प्रश्न है,
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था अनियंत्रित खालसा सेना की शक्तियों को नियोजित करना ही प्रमुख क्या था? कारण था। अब देखिए अंग्रेज और मैसूर। अंग्रेज और मैसूर जो राज्य है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, टीपू द्वारा श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए जाने का राजनीतिक महत्व क्या था? तो राजनीतिक महत्व था यह फ्रांस के साथ में मैत्री का प्रतीक था। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न देखिए, टीपू ने विदेशी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए अपने दूत मंडल भेजे। इस प्रयोजन के लिए उसने निम्नलिखित में से किस देश को अपना दूत मंडल नहीं भेजा था? तो किसे नहीं भेजा था साहब? फारस यानी ईरान के अंदर दूत मंडल नहीं भेजा था। 3 नंबर का प्रश्न है, किस दृष्टि से टीपू अपने पिता के समकक्ष था? तो किस दृष्टि से था? राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की तिथि है, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो तिथि है ये कौन सी है साहब? ये है आपकी 3 नंबर पे 1767 और 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत है ये है 1769 में किस संधि के द्वारा हुआ था? तो मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु है 7 दिसंबर 1782 को हुई थी। मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। 8 नंबर का प्रश्न है, उस प्रथम भारतीय शासक का नाम बताइए जिसने अंशतः पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अपना लिया था। ये है आपका टीपू सुल्तान। 9 नंबर का प्रश्न है, उस मैसूर शासक का नाम बताइए जिसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो साहब 9 नंबर का प्रश्न है और ये है ऑप्शन टीपू सुल्तान सही। अब देखिए मैसूर के उस शासक का नाम बताइए जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला कौन है? टीपू सुल्तान। 11 नंबर का देखिए, मैसूर के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1790 के दशक में अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे थे। मॉरिशस में दूत मंडल है भेजे थे टीपू सुल्तान। 12 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, अंग्रेज इतिहासकारों ने मैसूर के किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा? तो सीधा साधा दैत्य है ये कहा टीपू सुल्तान को। अब देखेंगे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिमैत्री संगठन में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? सवाई मानसिंह शामिल नहीं था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था टीपू सुल्तान द्वारा 1789 में त्रावणकोर राज्य पर क्या कर देना? आक्रमण कर देना। 15 नंबर का प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1790 से 92 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1799 में। 17 नंबर का प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए 18 नंबर पे, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने यह घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है? तो यह आ जाएगा आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 19 नंबर का प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। इसका संबंध है ये किससे था? तो इसका संबंध है वाडियार वंश से था। अब देखिए आगे, अब अपन बात करेंगे मराठा और अंग्रेजों का संबंध। मराठा और अंग्रेजों का संबंध इसमें देखिए आप, पहला प्रश्न है, वह कौन सा पेशवा था? वह कौन सा पेशवा था जिसकी मृत्यु पानीपत के युद्ध के बाद दुखद हुई थी? तो आपका है माधव राय जो है ये पेशवा था। कौन था? माधव राय। अब 2 नंबर पे देखेंगे, 2 नंबर में
जो है किस पेशवा के काल में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था, तो आपका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। अब अपन बात करें 3 नंबर पे, मराठा इतिहास में सर्वाधिक कुख्यात चरित्र वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहा जाता था। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा सरदार और राजाओं सैनिक मोर्चे को गठित करने की पहल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो यह आ जाएगा पेशवा। 5 नंबर का प्रश्न है, किस व्यवस्था परिवर्तन ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में परिवर्तित कर दिया था, तो 5 नंबर में है आपका सरंजामी व्यवस्था ने कर दिया था। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 2 मराठा राजवंश को लगातार एक दूसरे के शत्रु बना दिया था, तो ये कौन सा है, होलकर और सिंधिया। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठा खलनायक किसे कहा जाता है, तो मराठा खलनायक है ये रघुनाथ राव को कहा जाता है। ये 12 भाई परिषद के संबंध में निम्न में से किससे है, 12 भाई परिषद का संबंध है ये मराठों से है। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, तो 9 नंबर के प्रश्न में अपन देखेंगे आपका है, अंग्रेजों मराठों में सूरत की संधि है ये कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1775 में हुई थी। अब पेशवा माधवराव नारायण राय के समय मराठा सेना नायक नाना फडणवीस व गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के दूत कर्नल अपटन के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो पुरंदर की संधि है ये कब हुई थी साहब, आपका है 4 नंबर का ऑप्शन है 1776। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, अंग्रेजों व मराठों के मध्य सालबाई की संधि कब हुई थी, तो सालबाई की संधि है ये 1782 को सालबाई की क्या होती है, संधि होती है। 12 नंबर का प्रश्न, मराठा सेनानायक महाजी सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य 1779 में हुई संधि का नाम बताइए, तो 12 नंबर का प्रश्न है ये है बड़गांव की संधि। 13 नंबर का प्रश्न है, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु पर किसने कहा यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण शासक था, जिसकी मृत्यु के साथ ही मराठों की सूझबूझ समाप्त हो गई है, तो किसने कहा था, पूना में अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल पामर। 1814 का क्वेश्चन, 1802 में किस संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, तो है आपका बसीन की संधि। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का प्रश्न, अंग्रेजों और मराठों के मध्य अरिगांव की संधि है ये कहाँ पर होती है या कब होती है, तो होती है 1803 के अंदर। 14 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों व दौलत राव सिंधिया के मध्य ग्वालियर की संधि कब हुई थी, तो ग्वालियर की संधि होती है 5 नवंबर 1817 को होती है। 17 नंबर का प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 को हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतिम पेशवा कौन था, तो अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय जो है ये अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य बसीन की संधि कब हुई थी, तो बसीन की संधि कब हुई थी, 1802 के अंदर बसीन की संधि हुई थी। बसीन की संधि है यह कब हो जाती हुई, 1802 के अंदर बसीन की संधि हो जाती है। तो ये प्रमुख अपन बात जो कर रहे थे, अंग्रेज और ब्रिटिश राज्य थे, अंग्रेजों की इनके खिलाफ नीतियां ये पढ़ रहे थे। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी ये 1857 की क्रांति के रूप में होगी। धन्यवाद।